जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज की टॉपिक है भारतीय संविधान की विकास की यात्रा, द जर्नी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान की यात्रा कैसे रही, भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विस्थापिका कैसे बनी, भारत राजतंत्र से लोकतंत्र में कैसे कन्वर्ट हुआ, आइए इस क्लास में जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे बड़ा योगदान रहा भारत में संविधान बनाने का। भारत की यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका रही ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आइए जानने की कोशिश करें। इससे पहले हमने कक्षा में देखा कि संविधान है क्या, संविधान क्यों है, संविधान कैसे है, संविधान कब बना और संविधान कितने प्रकार के होते हैं और संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए हम जानते हैं इस क्लास में कि यूनानियों का भारत पे आने का कारण क्या बना, यूनानियों का आगमन का कारण क्या रहा। आपके अंदर कभी न कभी शंका चला होगा कि भारत में यूनानी मतलब अंग्रेज भारत में 1498 में ही आए। आपका कहना ये गलत है, आपका सोचना भी ये गलत है, क्योंकि भारत में 1498 में अंग्रेज नहीं आए थे। भारत में 3 कालों में अंग्रेज आए थे। इसके रूप में हम देखेंगे कि पहले आए थे काल में 326 बीसी में आए थे। कौन आया था 326 बीसी में? सिकंदर आया था। ध्यान देखिए, कौन आया था? सिकंदर आया था। सिकंदर कहाँ का था? ग्रीस का था। ग्रीस के एक छोटा सा शहर है जिसका नाम था मेसोडोमिया का। कहाँ का है? मेसोडोमिया का। मेसोडोमिया का। अब मेसोडोमिया से उसने क्या किया, ये है ग्रीस हो गया। ग्रीस से क्या होगा, धीमे धीमे अपना साम्राज्य को बढ़ाते 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 उसने क्या किया, सिंध नदी के पास पहुंच गया। और सिंध नदी के पास पहुंचते पहुंचते उसकी हेल्थ खराब हो गई। हेल्थ खराब होने के कारण वो क्या किया, वापस अपने शहर ग्रीस पहुंच गया, मेसोडोमिया पहुंच गया। अब मेसोडोमिया यहाँ से पहुंचते हुए सिंध के पास, अफगान के पास अपने सेनापति सेलुकस निकेटर को स्थापित कर दिया। स्थापित कर दिया। उस समय इस साइड, उस समय ये हो गया सिंध नदी। उस समय यहाँ पे मौर्य काल चल रहा था। अब मौर्य काल का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया, सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ विवाह करके उसने वैवाहिक संबंध के द्वारा क्या किया, सिंध के पास अफगान, पाकिस्तान और इस क्षेत्रों को क्या किया, अपने अधीन कर लिया। चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की रणनीति बहुत प्यारी रही। उसके बाद हमने देखा, फर्स्ट टाइम देखा 326 बीसी में आए। उसके बाद दूसरे टाइम देखा हमने 180 बीसी में देखा। देखा बैक्ट्रियस राजा डेमेट्रियस ने आए थे। कब आए थे? डेमेट्रियस आपको देखने को मिलेगा। डेमेट्रियस कहाँ के थे? डेमेट्रियस देखोगे आप, डेमेट्रियस के बारे में देखोगे तो अब ये तुर्क के थे। कहाँ के थे? तुर्किस्तान, इराक, ईरान और सऊदी साइड के थे। ये क्या किए, भारत में आए। और जब भारत में आए, कब आए? 180 बीसी में। उस समय काल चल रहा था शुंग वंश का। और शुंग वंश का राजा था पुष्पमित्र। पुष्पमित्र ने उन्हें क्या किया, युद्ध के माध्यम से उसे पराजित करके वापस कर दिया गया। हम हिस्ट्री में इस क्लास को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमने देखा, और सेकेंड टाइम देखा, और थर्ड टाइम ने देखा हमने 1498 में। अब वास्को द गामा। वास्को द गामा क्यों आने की आवश्यकता पड़ी और क्यों नहीं, क्यों आने की आवश्यकता पड़ी और उससे आवश्यकता क्या थी कि इतना भारत में ही आना पड़ा उसे, कारण जानने की कोशिश कीजिए। पहले चीज क्या था, आपको 326 ईस्वी से ही यूरोप और भारत का व्यापार का मार्ग बन चुका था। कहने का मतलब आप देखोगे किस तरह व्यापार किया जाता था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की, ग्रीस से साइड हो गया, फ्रांस साइड से जाते हुए जाता था। लेकिन इस मार्ग में क्या हुआ, इस साइड आप देखोगे ये हमारा ठीक ना मध्य एशिया है। क्या है? मध्य एशिया है। मध्य एशिया से माइनर एशिया के रूप में भी जाना जाता था। माइनर एशिया में क्या है कि उस्मानिया सल्तनत 1453 में जीत लेती है। कब जीत लेती है? 1453 में उस्मानिया सल्तनत जो तुर्की की थी वो क्या कर लेती है, विजय कर लेती है माइनर एशिया पर। मतलब पश्चिमी, और देखो पश्चिमी एशिया पर पूरा कब्जा हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, मार्ग टैक्स लेने लगती है। तुर्की सल्तनत क्या करने लगती है, मार्ग टैक्स लेने लगती है। इसके कारण क्या होता है, यूनानियों को टैक्स देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और टैक्स देने से उनका क्या होता था, मुनाफा कम होता था। इसके लिए उन्होंने नए मार्ग की खोज की
शुरुआत की, नए मार्ग की खोज की शुरुआत की, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा इसके लिए भारत की खोज कैसे किया। भारत की नए मार्ग की खोज कैसे किया, भारत की खोज जो गलत है, ये पहले चीज हम आपको बताने चलेंगे। भारत की खोज कैसे की, ये चीज रॉन्ग है, क्योंकि भारत के जलीय मार्ग की खोज कैसे हुई इसके बारे में देखेंगे। तो एक राजा था, यहाँ हुड़दंग मच गई। क्यों हुड़दंग बन गई? 1498 में हुड़दंग क्यों मच गई? आप देखोगे 14 शताब्दी में, आप देखने बोले इतना हुड़दंग मची हुई थी कि यूरोपियों को क्या हुआ था, जब सल्तनत बन गई, तुर्की सल्तनत के अपना भूमार्ग लेने लगे, उसके रूप में क्या हुआ, हुड़दंग मच गई। हुड़दंग मचने के कारण क्या किया उन्होंने, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए अपनाया गया। कारण क्या था हुड़दंग का? क्योंकि भारत का कपास बहुत सस्ता था, बहुत अच्छा था, और मसाले बहुत प्यारे थे, जो लत लग चुकी हुई थी। किससे? यूरोपियों को लत लग चुकी थी। इसके कारण उन्होंने क्या करते, नए मार्ग की खोज की स्थापित करने के लिए प्रयास किया। ये चीज था। अब देखिए यहाँ के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और एलिजाबेथ रानी डिसाइड करती हैं। कब डिसाइड करती हैं? 3 अगस्त 1492 में। और 1492 में नाभिकीय चालक, स्पेनिश नाभिकीय चालक, ये देख लो आप, नाभिकीय चालक कोलंबस को क्या करते हैं इन लोग, भारत की खोज के लिए निकालते हैं। क्या करते हैं? भारत की खोज के लिए करते हैं। कौन करता है? हमारा इजाबेल प्रथम करती है। ये क्या करता है, आपको स्पेन से निकलते निकलते पहुंच जाता है हमारा साउथ द्वीप में, और निकलते निकलते बहमास पहुंच जाता है। कहाँ? बहमास पहुंच जाता। बहमास में वो क्या करता है, उसे बहमास को ही इंडिया समझ लेता है। इसीलिए उसने क्या किया, वेस्ट इंडीज नाम दिया। पहले इंडीज दिया था, वेस्ट उसने नाम दिया था, ईस्ट इंडीज नाम दिया था। ईस्ट इंडीज का कारण है कि क्यों दिया था, क्योंकि वो बोला कि नहीं यूरोप के ईस्ट में है, तो ईस्ट इंडीज बोला गया, इसने बोला। लेकिन इसे कल्पना रहा, ये क्या किया, 4 बार गया, लगभग 3 बार कोलंबस 3 बार यात्रा किया। किसका? 3 बार यात्रा किया। कब किया? 1492 से लेकर 93 तक, 1493 से लेकर 96 तक, और 1498 से लेकर 1503 तक यात्रा किया। कब किया? 1503 यात्रा किया, ये किया। लेकिन तीनों बार असफल रहा। अब 1503 में उसे पता चला कि जिस मैं भारत की खोज कर बैठा था, वो भारत ना होकर वो क्या है, सेंट्रल अमेरिका का एक राज्य है, एक देश है, जिसका नाम है बहमास है। इस रूप में उसे बाद में पता चला, वो भूल में रहा। लगभग वो 10 साल तक भूल में रहा। ये चीज में देखने के लिए मिलती है, ये चीजें। लेकिन बहमास से बहुत व्यापार किया सेंट्रल अमेरिका से, और नई खोज किया। इसीलिए बोला जाता है अमेरिका का खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, वो कोलंबस के रूप में जाना जाता है। अमेरिका खोज कब कर बैठता है, यूएसए खोज करता है 12 अक्टूबर 1492 में खोजता है उसने। ये चीजें के रूप में जानिए। अब पुर्तगाली ये सफल रहा। अब पुर्तगाली क्या किए, वो समझ गए कि नहीं, ये भारत नहीं हो सकता है। मैनुअल प्रथम ने 1497 में डिसाइड किया, सम्मेलन किया, नाभिकियों को बुलाया, और नाभिकियों में बुला के उसने एक व्यक्ति को डिसाइड किया। किसे डिसाइड किया? इस व्यक्ति को देखिए, इसका नाम है वास्को द गामा। वास्को द गामा, ये रहा हमारा मैनुअल, ये रहा हमारा मैनुअल, ये रहा वास्को द गामा। वास्को द गामा, वास्को द गामा हमें देखने को मिलेगा। वास्को द गामा राजा, राजा मैनुअल के कहने पर 8 जुलाई, कब जुलाई? 8 जुलाई को वो करता, 8 जुलाई 97 में, 1997 को, 1497 में वो क्या डिसाइड करता, पुर्तगाल से वो धीमे धीमे क्या करता, अफ्रीका के पश्चिमी तटों से निकलते हुए कहाँ पहुंचता है, लगभग पहुंच जाता है आपको नवंबर में। कब पहुंच जाता है? नवंबर में। 3 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद पहुंच जाता है, नवंबर में पहुंच जाता है। अब क्या करता है उसने, 22 नवंबर को पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? 1997 में पहुंच जाता है, 1497 में पहुंच जाता है। कहाँ हमारा, ठीक ना, कैप ऑफ गुड होप में पहुंच जाता है, जहां पे उसे मिलता है अब्दुल, गुजराती व्यापारी था, उसके सहयोग से। आप देख लीजिए अब्दुल कौन है, ये है अब्दुल। इसके सहयोग से वो क्या करता है, मोजाम्बिक तंजानिया, तंजानिया से सोमालिया, सोमालिया के माध्यम से अरब सागर के द्वारा कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है कालीकट, जो गुजरात का एक तट, जो केरल का एक तट था। कहां पहुंचता है? गुजरात का
केरल का एक तट था जहां वो यहाँ पे जॉमरीन राजा स्वागत करता है। जॉमरीन राजा स्वागत करता है, किसका स्वागत करता है? वास्को द गामा का। वास्को द गामा 4 जहाज 170 लोगों के साथ वो यात्रा किया था। कितना कहते हैं? 170 के साथ यात्रा किया था। और लगभग उसने क्या किया? उसने यात्रा किया 1498 में पहुंचा। 1498 20 मार्च 1498 कालीकट तक बस पहुंचा और वहां पे स्वागत किया। जॉमरीन राजा ने स्वागत किया। हिंदू राजा थे जो जॉमरीन ने स्वागत किया था। आप वो देख लीजिए, ये राजा थे, इन्होंने इसका स्वागत किया था। ये चीज के रूप में देखिए। आगे देखिए आप, उसके बाद क्या किया उसने? 2 बार गया उसने। 1498 में पहुंचा, अब व्यापार किया। व्यापार के द्वारा मसालों को लिया और कपास को लिया। अब व्यापार के लिए अपना यूरोप चला गया। यूरोप में जाने के बाद उसे क्या किया? उसे सेल किया। उसे 4 गुना फायदा हुआ। 4 गुना फायदा होने की वजह से उसने क्या किया? दूसरी बार आया। उसे चाब आया, 1502 में आया, फिर से गया, ये चीज के व्यापार किया। इस रूप में देखने के लिए इसलिए बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, पुर्तगाली जो पुर्तगाली थे लगभग 1500 से ही क्या किए थे? अपना संबंध बना चुके थे राजाओं से। क्या बना चुके थे? संबंध बना चुके थे, अपना संबंध बना चुके थे। आइए आगे चलते हैं। हमने देखा कि भारत की नई मार्ग की खोज कैसे हुई। तो स्पेन से राजा फर्डिनांड और इजाबेथ कितने 3 अगस्त 1498 में भेजा। किसे भेजा? कोलंबस को भेजा। और 12 अक्टूबर 1492 में उसने क्या कर दिया? अमेरिका की खोज कर बैठा। और गुजरात पुर्तगाली के राजा मैनुअल ने 8 जुलाई 1497 में वास्को द गामा को खोज करते के रूप में पहुंचा के लिए भेजा। 20 मई 1498 में वो कालीकट तट पे पहुंच गया, गुजरात केरल के काली तट पर। लेकिन वहां पे स्वागत किया जॉमलिन राजा ने स्वागत किया। किसने? कौन किया? जॉमलिन राजा ने स्वागत किया। इन्हें हमने देखा। अब देखें बंगाल पर अधिग्रहण। बंगाल पर अधिग्रहण जानना बहुत जरूरी है हमें। बंगाल पर अधिग्रहण जान जाएंगे तो ब्रिटिश किस रूप से अपनी सत्ता अपनाई और सत्ता अपनाने के बाद ही अपना किस तरह कानून व्यवस्था लाई और न्यायपालिका व्यवस्था लाई, ये जानना जरूरी है। इसकी वजह से हमें क्या है? बंगाल पर अधिग्रहण जानना जरूरी है। जब हम किसी पर राज को जान जाएंगे और राज के शासन को जानेंगे, प्रशासनिक शासन और राजनीतिक शासन को जानेंगे, वहीं से नींव रखी गई है। हमारी यात्रा बनती है क्या? भारतीय संविधान की विकास की यात्रा बनती है। तो जानना जरूरी है हमें। तो बंगाल पर अधिग्रहण क्यों हुआ? कारण रहा हमारा बंगाल पर अधिग्रहण। बंगाल पर अधिग्रहण 1707 में 1707 में औरंगजेब वहां का शासक था। औरंगजेब 1707 में क्या होता है? मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दिल्ली का शासन था और अन्य शासन थे वो क्या किए? विभक्त हो गए, छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो गए। तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीकृत शासन और अंत हो गया एवं केंद्रीकृत शक्तियां अनेक छोटे छोटे भाग में सूबेदारों और हिंदू राजाओं के रूप में विभक्त हो गया। और यूनानियों का अधिग्रहण का कारण क्या रहा? क्या कारण रहा? और रूप में देखें कारण क्या? 1757 क्रांति के रूप में देखें 1757 क्यों अधिग्रहण के रूप में रहा? पहले रहा औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दूसरी चीज हमें मृत्यु हो गई। असांप्रदायिक हिंसा रहा, हिंदू और मुस्लिम रही। औरंगजेब का सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज्यादा रहा। औरंगजेब का आज भी अत्याचार, जितने मुगल बादशाहों ने अत्याचार नहीं किया हिंदुओं पर, सबसे ज्यादा औरंगजेब ने मुगल बादशाह। 1498 में थर्ड काल के रूप में देखा जाता है कि नानी ने कदम रखा भारत में और नई मार्गों के द्वारा कदम रखा। तो भारत में कौन कौन किस किस समय में आया, किस किस काल में आया, यूनानी कंट्रियों में हम देखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आया 1498 में आए। अंग्रेज जिसे ब्रिटेन बोलते थे वो आए 1600 में आए। डच जिसे बोलते हैं नीदरलैंड के थे वो आए हमारा 1602 में। और हमारे पास जो आया डेनमार्क आया। डेनमार्क जिसे बोले यहाँ पे डेनमार्क मिलेगा, जर्मनी के बगल मिलेगा आपको, वो आया 1616 में आया। उसके बाद हमें देखने को मिलेगी आपको फ्रांसिस देखने मिलेगा 1664 में आया। और 1731 में हमें स्वीडिश देखने के लिए मिलेगी 1731 में आया। अब देखिए हम लोग कब आया। आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका रही क्या? भारत में संविधान की नींव रखने में और भारत की कार्यपालिका न्यायपालिका की नींव रखने में, ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? अब देखो ध्यान से, अब
एक जहाज 1601 में, हमने बोला कि 1600 में वो निकले, कहां से निकले? 1600 में निकले, ब्रिटिश से निकले। ये निकले कब निकले? 1600 में निकले। और 1600 में निकलते निकलते इंडोनेशिया पहुंच गए। जिस जहाज से जा रहे थे, जिस जहाज से जा रहे थे, उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। आपको पूछा जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किस जहाज से आए थे, उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन जेम्स कर रहा था। ध्यान देखिए कौन कर रहा था? कैप्टन जेम्स, जो कहां पहुंच गए? इंडोनेशिया पहुंच गए। और उन्होंने फिर से रिटर्न क्या किया? फिर से यात्रा किया। दूसरी बार कब पहुंचे इन्होंने यात्रा किया? यात्रा किया उन्होंने 14 अगस्त और 1608 में वो कहां पहुंचे? गुजरात के एक तट सूरत में पहुंचे, जहां ने उन्होंने सूरत पहुंचे, सूरत पहुंचे। फर्स्ट बार वो भारत में कब पहुंचे? सूरत में पहुंचे। अब सूरत में उस समय आपको देखोगे 1608 में उस समय शासक चल रहा था शाहजहां चल रहा था। कौन चल रहा था? जहांगीर चल रहा था। सॉरी, उस समय शासक चल रहा था जहांगीर चल रहा था। और जहांगीर क्या किया उसने? उन्होंने क्या किया? पुर्तगाली, आपको पता है हमने बोला था पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली लगभग 1498 से लेके 1500, हमें देखो 1600 तक, लगभग 200 वर्ष के तक उन्होंने व्यापार तो किया। तो इतना हो गया होगा कि राजाओं के साथ संबंध बहुत घनिष्ठ हो चुका होगा। अब जब ब्रिटिश आती है 1608 में, तो क्या करती है? वहां पे जहांगीर बैठा था, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह के जहांगीर को उसने क्या करती है? एक शाही फरमान के रूप में मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शाही फरमान उसे मन न पाया, ना उससे संबंध बन पाया। इसके कारण वो 5 साल संघर्ष करते रहते हैं। कौन करता रहता है? ध्यान से देखिएगा, कौन करता रहता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कर देती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संघर्ष करती रहती है। और संघर्ष के बाद ही क्या कर लेती है? 1613 में उसे क्या कर लेती है? व्यापार के लिए कोठी स्थापित कर लेती है। आप फिर से समझिएगा क्या कर लेती है? 1608 में पहुंचती है सूरत की एक तट पे, और शाही फरमान जारी करने के लिए जहांगीर मुगल बादशाह के पास जाती है। मुगल बादशाह इनकार कर देता है। कारण रहा कि पुर्तगाली 200 वर्ष तक तो उनका संबंध अच्छा रहा, और जिसके मना करने के कारण 5 वर्ष के संघर्ष के बाद 1613 में सूरत में पहली कोठी खुल जाती है। उसके बाद उनका कोठी खुलता रहता है। बॉम्बे में देखोगे आप, देखो मद्रास देखो कोठी खुला, हुगली कोठी खुला, अब विशाखापट्टनम खुल गया, अब बॉम्बे खुला। बॉम्बे में आपको देखोगे कि बॉम्बे में क्या शादी के द्वारा उसने कहा कि बॉम्बे को दहेज के रूप में ले लिया, ठीक ना। चार्ल्स द्वितीय ने शादी किया था कैथलीन से, आप याद रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय ने कैथलीन से शादी किया था, जिसके रूप में बॉम्बे उससे क्या किया गया? दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तो किसके अधीन आ गया? आपको देखोगे 1651 तक, ठीक ना, सूरत, बॉम्बे, मद्रास, विशाखापट्टनम और हुगली नदी और कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन व्यापार के लिए कोठियां स्थापित कर चुके थे, फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। ये चीज रहा। आप देखेंगे, हम देख रहे हैं बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण कैसे हुआ। प्लासी युद्ध 1757 और बक्सर युद्ध 1764 के रूप में बंगाल पर अधिग्रहण कर लिया। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस तरह किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्या रहा, कहां रहा, कैसे रहा। अब प्लासी का युद्ध हम देखेंगे कब हुआ? 23 जून 1757 में देखने को मिला। कब मिला? 23 जून, याद रखिएगा, 23 जून 1757 को देखने को मिला। अब क्या रहा कारण प्लासी के युद्ध? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में कोलकाता के नॉर्थ में 160 किलोमीटर दूर, ठीक है, एक छोटे से गांव प्लासी में हुआ, जहां पे उस गांव का नाम इसलिए पड़ा प्लासी क्योंकि एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम था प्लास, और पौधा पाया जाता है जो लाल, नारंगी, सफेद के रूप में देखी जाती है। ये चीजें आप देखिए। कारण क्या रहा? कारण हमें देखने को मिलता है 1757 में, 1757 में हम देखेंगे ये चीज के देखेंगे कि फर्रुखसियार दिल्ली के सल्तनत का राजा रहता है, बादशाह रहता है। चूंकि 1707 में क्या होती है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीकृत शासक अनेक शासकों में विभक्त हो जाती है, छोटे छोटे में। इसके कारण क्या होती है, जो बादशाह बना दिल्ली का, बादशाह बना फर्रुखसियार, उसका शासनकाल बहुत छोटा रहा था। और फर्रुखसियार ने एक शाही फरमान जारी किया कि हर व्यक्ति या ब्रिटिश गवर्नमेंट को 3000 वार्षिक क्या करना पड़ेगा, हमें कर के रूप में देना पड़ेगा। क्या करेगा? कर के रूप में देने लगे।
कर का रूप देना पड़ेगा। इसका दुरुपयोग किया, क्या किया, कर नहीं दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कारण हुआ युद्ध का, क्या कारण रहा, पहले चीज कर नहीं दिया, दूसरी चीज उन्होंने क्या किया कि किलाबंदी करने लगे। उन्होंने क्या किया, किलाबंदी करने लगे। इस तरह अपने शाही दरबार में किलाबंदी करने लगा। इसके कारण क्या किया हमारा, इस कारण क्या होगा हमारा, 1707 में किया, इस कारण हमने किया। हम देख रहे हैं बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण कैसे हुआ। प्लासी युद्ध 1757 और बक्सर युद्ध 1764 के रूप में हुआ। हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अधिग्रहण कैसे किया, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध के रूप में देखा। हम देख रहे हैं कि अब प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में कलकत्ता के 160 किलोमीटर दूर नॉर्थ में प्लासी जगह पे एक प्लासी पौधा था, उसी के नाम पे प्लासी गांव पड़ा था और लगभग हुआ। और प्लासी का युद्ध का कारण क्या रहा, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियार, जो फर्रुख सियार था मुगल बादशाह, फर्रुख सियार क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान जारी किया जिसके कारण क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक कर के रूप में देना पड़ेगा, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इसका दुरुपयोग की कंपनी और किलाबंदी किया। किलाबंदी का मतलब है उसने क्या किया, अपना खुद का दीवार स्थापित करने लगा। इस तरह दीवार स्थापित करने लगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना दीवार स्थापित करने लगी। इसका दुरुपयोग करने लगी और इसके रूप में, और उस समय कलकत्ता का नवाब सिराज उद दौला था। सिराज उद दौला ने देखा किलेबंदी के रूप में दुरुपयोग कर रही है, इसके रूप में उसने क्या किया, प्रतिबंध लगाया और उससे क्या किया, युद्ध का आक्रमण के लिए तैयार हुआ। बंगाल का राजस्व में हानि जब कर नहीं दिया, सिराज उद दौला ने कलकत्ता पर पोर्ट ब्लेयर पर क्षेत्र पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसने क्या किया, क्षेत्र को अधीन कर लिया। इस तरह कंपनी से बोला, ये देखिए उस समय रॉबर्ट क्लाइव था प्लासी युद्ध में, और रॉबर्ट क्लाइव और ये क्या था हमारा फर्रुख सियार ने क्या किया, उससे क्या बोला कि समझाने को गया। नवाब ये क्या था, नवाब आपको देखने मिलेंगे, सिराज उद दौला देखने मिलेगा। सिराज उद दौला ने क्या किया, और रॉबर्ट क्लाइव को उसने समझाने की कोशिश किया कि नहीं यह क्या करो, टैक्स दो नहीं तो आप पे आक्रमण कर देंगे। लेकिन उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव टैक्स देने से मना कर दिया। इसके रूप में क्या किया, नवाब सिराज उद दौला ने आक्रमण कर दिया। क्या किया, आक्रमण कर दिया। कहाँ कर दिया, पोर्ट विलियम में आक्रमण कर दिया। पोर्ट विलियम में आक्रमण कर दिया। ये चीज हमें देखने मिलती है, पोर्ट विलियम में आक्रमण कर दिया। आप देखो पोर्ट विलियम में आक्रमण कर दिया। ये क्या था, कोलकाता में एक जगह थी हमारे पास पोर्ट विलियम था कोलकाता में, उसने क्या किया, आक्रमण करके उस क्षेत्र को कोलकाता को अपने अधीन कर दिया। और चूंकि पुराना नाम है कलकत्ता का, आप देखोगे आज जो कोलकाता हम बोलते हैं, कलकत्ता बोलते हैं, उसका नाम था काली काल, काली काला नाम था उसका, क्योंकि यह माँ काली के रूप में नाम दिया गया था। ये चीज हमें देखने मिलती है। ये चीज कलकत्ता पे किया। उसने क्या किया, उसने पोर्ट विलियम पर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद उसने क्या किया, एक कांड किया जिसने ब्लैक होल कांड के नाम से जाना जाता है, ये नरसंहार कांड। ये रोंगटे कर दिए यूरोपीय, जितने हिंदुस्तान में जितनी कंपनियां थी, अब मुगल बादशाहों के साथ, नवाबों के साथ डर का माहौल बन गया। ये ब्लैक होल क्या था, आप देखिए ब्लैक होल के रूप में देखेंगे। ये क्या ब्लैक होल, ब्लैक होल 20 जून 1756 को हुआ, ऐसा कांड हुआ। ये इस रूप में देखिए कि ये छोटे से जगह, एक छोटे से जगह लगभग 18 मीटर चौड़ा लंबा और 10 फीट चौड़ा, 10 फीट ऊंचा, 18 फीट चौड़ा और 14 फीट लंबा। इस एक छोटे से कमरे में ब्लैक होल का कांड हुआ 20 जून 1756 में हुआ। इसमें से 146 लोगों को, बोला जाता है 146 लोगों को सैन्य बंद कर दिया गया, सैनिकों को बंद कर दिया गया, जिसमें से मात्र लगभग 43 लोग बचे, 43 लोग बचे। ऐसा माहौल रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर यूनानी कंपनी के साथ रोंगटे खड़े हो गए कि ये
नवाबों के साथ क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया ने नवाबों के साथ किस तरह रूप मोड़ लिया, इस चीज में देखेंगे हम। और कुछ समय बाद रॉबर्ट क्लाइव की रणनीति के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, कलकत्ता के बगल में वो क्या करता है, फ्रांसीसी बस्तियों को अपने अधीन कर लेता है। इसके रूप में फ्रांसीसी बस्तियों को अपने अधीन कर लेता है। इसके रूप में उसने क्या किया, ये अधीन कर लिया जाता है। अब एक संधि होती है, हमें देखने को मिलता है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक संधि होती है 9 फरवरी 1757 में। किसके द्वारा होता है, नवाब द्वारा होता है, नवाब ठीक द्वारा होता है, सिराज उद दौला द्वारा होता है। ध्यान से देखिए क्या होती है, संधि होती है। कहाँ संधि होती है, ध्यान देखिए, संधि होती है हमारे अलीगढ़ में, यूपी में संधि होती है। क्या संधि में, संधि में हमें बात होती है कि नहीं दोनों अब क्या किया जाए कि हम आपको आजाद दे देते हैं। क्या करते हैं, आजादी देते हैं, तुम आप किल्ली बंदी कर सकते हो और अब कॉइन अपना बना सकते हो, ये चीज कर सकते हो, कोलकाता को अपने दिन कर दिया। कारण रहा क्या रहा कि रॉबर्ट क्लाइव की मदद की सहायता से जो अफगान शासक थे, जो क्या करना चाहते थे, बंगाल के नवाबों के साथ युद्ध करना चाहते थे, ये चीज के रूप में देख रहे हैं। अब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने नहीं समझा कि रॉबर्ट क्लाइव का रणनीति क्या रही। रॉबर्ट क्लाइव ने अफगान युद्ध के लिए रूप में सपोर्ट देने के लिए, अपनी भूमिका देने के लिए उसने अपना वचन दिया था, इसके रूप में देखने मिला। और हमें क्या क्या प्लासी के युद्ध में देखने को मिली, दो रूप में देखने को मिला कि हमें परिणाम क्या हुआ ये चीज के लिए। अब क्या क्या प्लासी के युद्ध में देखने को मिलेगी कि रॉबर्ट क्लाइव, अब ध्यान दीजिए, रॉबर्ट क्लाइव और हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव और प्लस प्लासी की युद्ध। आप देखिए ये प्लासी की युद्ध में देखिए, ये प्लासी की युद्ध देखिए, प्लासी युद्ध में हमारे पास देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के पास ओनली फोर कितना 12 तोप थी, लेकिन हमारे पास नवाब सिराजुद्दौला के पास लगभग आपको बोला जाए 50 तोपें थी, 12 से 50 तोपें थी। और नवाब के पास लगभग 40,000 सेना थी। और आपको देखना पड़ेगा 3,000 सेना थी रॉबर्ट क्लाइव के पास, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की हार होती। 40,000 सेना और 30,000 सेना में बहुत अंतर नहीं होती है, ये सोचना कल्पना करना भी गलत हो सकती है। लेकिन 30,000 सेना और 3,000 सेना में अंतर होती है। बहुत सी बात समझिए ध्यान से, सीधे फैक्ट जाती है कि हमारा 30,000 सेना जहां रहेगी या 3,000 सेना में ये अंतराल है कि एक पे 10 लोग लग सकता है, एक पे 100 लग सकता है, एक पे 1,000 लग सकता है, ये शुरू में देखने को मिलेगी हमें। नवाब सिराजुद्दौला की सेना में कितने थी, 50 लोग थे, 50 तोपें थी, ये शुरू में देखने को मिलेगी। असफलता का कारण देखिए, असफलता का कारण क्या रहा कि असफलता रहा, ये सफलता रॉबर्ट क्लाइव कैसे जीत गया। रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि हर किसी शासक में, ये नवाबों के बीच में क्या हुआ कि मतभेद कर दियो, फूट डालो, राज करने की नीति अपनाया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का यही रणनीति बहुत बड़ी प्यारी रही अपने शासक काल में। उसने क्या किया, असफलता के कारण विश्वासघात कर दिया। किसने कर दिया, सेनापति मिर्जाफर को हम देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए मिर्जाफर, देखिए ये देखिए मिर्जाफर, ये मिर्जाफर ने क्या किया, विश्वासघात कर दिया। किसके साथ विश्वासघात कर दिया, अब विश्वासघात कर दिया किसके साथ, नवाब सिराजुद्दौला के साथ। और नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, उसने विश्वासघात के कारण क्या किया, उसे अपनी पगड़ी रख दिया। नवाब ने अपने पगड़ी रख दिया कि हे मेरा सेनापति आप हमें जिता दो, लेकिन आप क्या किया, नवाब ने नहीं जीता। नवाब को हराने में बहुत बड़ी भूमिका रही किसका, सेनापति मिर्जाफर का। और दूसरी कारण क्या रहा कि बारिश हुआ। नवाब बहुत घमंड में चूर था कि नवाब के पास घमंडता बहुत ज्यादा थी कि हमारे पास 30,000, 40,000, 50,000 सेना है, जिससे हार होना तो तय है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, हम तो यूं खत्म कर देंगे। लेकिन वही रणनीति, वही भूमिका, वही टर्न ले ली है इनकी। क्या की, तोपों को क्या, ब्रिटिश इंडिया कंपनी समझ गई तोपों को ढाकना जरूरी है, ठीक है, उन्होंने ढाक दिया और तोपों को क्या किया, कोई नुकसान नहीं हुई। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ये समझ गई। अब विश्वासघात के लिए क्या किया, मिर्जाफर से मिला। मिर्जाफर से देख लेंगे तो आप मुलाकात किया उन्होंने, मुलाकात करने के बाद क्या किया, मिर्जाफर से मुलाकात किया। अब मिर्जाफर के रूप में हमें क्या किया, मुलाकात किया। अब मिर्जाफर ने बताया कि बारिश के कारण नवाब का तोप काम करना बंद हो गई है, यही मौका है, आप चढ़ बैठो। चढ़ने के लिए बैठा, उसने क्या किया, प्लासी के युद्ध में असफलता हुई, इस रूप में हुआ। और मिर्जाफर जब रॉबर्ट क्लाइव का विजय हुआ, प्लासी की युद्ध जीता, तो मिर्जाफर ने एक वादा किया कि मिर्जाफर को हम क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बनेंगे। इसी रहा परिणाम रहा, बंगाल का नवाब बना देता है मिर्जाफर को। सिराजुद्दौला कहाँ चला जाता है, अवध चले जाते हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडिया दुरुपयोग के कारण, जब ब्रिटिश इंडिया दुरुपयोग बार बार करने लगती है, तो उसके कारण मिर्जाफर जो नवाब बना रहता है, मिर्जाफर
क्या करता है वो, उसका दुरुपयोग को पर रोक लगाता, प्रतिबंध लगाता, आवाज उठाता। इसको पर दबाने के लिए क्या करती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, मीर जाफर को हटा के, मीर जाफर के दामाद को, किसे, मीर जाफर के दामाद को, रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर हटा के किसे बना देता है, मीर कासिम को बना देता है। ये बना देता है, मीर कासिम को बना देता है। ये चीज हमारी भूमिका रहती है, ये चीज है, मीर कासिम को नवाब बना देता, ये चीज रहता। अब मीर कासिम समझता है, मीर कासिम भी समझता है कि इन लोग की रणनीति अलग है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की रणनीति इतनी गंदी है, इतना दैनिक है कि ये क्या करेगी, न राज करेगी न राज कर पाएगी, और न ये हमें जीने देगी। इसके रूप में उन्होंने देखा कुछ दिन से शासन किया, बक्स, यही कारण रहा, बक्सर युद्ध का कारण रहा। ध्यान दीजिए, प्लासी युद्ध की विजय के बाद जब बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर कासिम को, मीर कासिम के बनने के बाद कुछ दिनों बाद, लगभग 5 साल बाद, उन्होंने क्या कर देता है, बंगाल के नवाब मीर कासिम को पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारे साथ दुरुपयोग कर रही है, सैन्य हस्तक्षेप कर रही है। इसके दुरुपयोग के कारण उन्होंने क्या किया, युद्ध के लिए त्रिकूट स्थापित किया। त्रिकूट स्थापित करने के लिए कौन कौन रहा, ये रहा मीर कासिम, किसे किया, इसे किया, शाह आलम, सिराज उदौला को किया, दूसरा ये आप किया हमारा मुगल बादशाह आलम खान को किया। ये तीनों गुट, ये तीनों गुट, इन्होंने तीनों गुट, 1 2 3 लोग, ये क्या किए, ये हमारा बक्सर के युद्ध को कन्वर्ट कर दिए। क्या किए, बक्सर के युद्ध कन्वर्ट कर दिए। त्रिगुट में ये थे, और हमारे साथ कौन था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, एक साइड हेक्टर मुनरो, एक साइड हमारे कितना था, थ्री गुट। इसमें था हमारा शाह आलम और सिराजुद्दौला, और हमारा था हमारा मीर कासिम थे। कौन था, मीर कासिम थे। और इनके पास कितनी सेना थी, हेक्टर मुनरो जो कमांडर था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास, उसके पास 4000 सेना। इन लोग के पास आपको देखो त्रिगुट में जो नवाब था मीर कासिम नाम था, वो उसके पास 40,000 सेना थी। इन दोनों के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है हमारा, 13 अगस्त 1765 में, 13 अगस्त 1765 में। कहाँ होता है हमारा, लगभग कहाँ होता है, 17 बक्सर का युद्ध परिणाम होता है। ये कहाँ होता है हमारा, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है हमारा। कहाँ होता है, पटना के लगभग पश्चिम में 127 किलोमीटर दूर होती है। युद्ध का परिणाम क्या होता है, हमें देखने मिलती है। युद्ध का कारण क्या रहता है हमारा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी दुरुपयोग करती है, सैन्य हस्तक्षेप करती है। इसमें 3 गुट रहता है, हेक्टर मुनरो रहते हैं, त्रिगुट में मीर कासिम होता है, सिराजुद्दौला होता है, शाह आलम बादशाह होता है। ये तीनों के बीच में युद्ध होता है। इसका परिणाम अच्छे रणनीति के कारण कमांडर हेक्टर मुनरो के द्वारा त्रिगुटीय पक्ष को हरा दिया जाता है। ये अपने मेहनत से रणनीति के द्वारा हरा दिया जाता है, अच्छी रणनीति, अच्छा सूझबूझ के द्वारा। ठीक ना, मुनरो ने क्या किया, बक्सर युद्ध में विजय प्राप्त किया। इस विजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का झंडा फहराने लगा, ब्रिटिश इंडिया सर्वशक्ति होने लगी, ब्रिटिश इंडिया का अब परचम ऊपर होने लगा। ये चीज में हम देखेंगे। अब देखें बक्सर के युद्ध का परिणाम। बक्सर युद्ध के बाद हमें क्या देखने मिला, बक्सर युद्ध के बाद हमें 13 अगस्त 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद संधि होती है। इन तीनों जो हारे थे, ये था हमारा नवाब टीना सिराजुद्दौला जो अवध का बन चुका था, मीर कासिम, और हमारे पास टीना, ये कौन होता है हमारे पास, आलम शाह आलम द्वितीय थे। और इसके साथ संधि होती है हेक्टर मुनरो के साथ संधि होती है। हेक्टर मुनरो के साथ संधि होने के बाद क्या पता चलता है, दोनों के बीच में संधि का परिणाम लिखती है कि आप जितने बादशाह नवाब अब सूबेदार होंगे वो पेंशन भोगी होंगे। पेंशन भोगी मतलब खाली पेंशन लेंगे और टैक्स हम वसूलेंगे। ये चीज करने लगा। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया गया। ध्यान दीजिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और द्वैत शासन का नींव रख दिया। इसी को जानना जरूरी था। हमें क्या किया, इसी को जानना बहुत आवश्यकता था। द्वैत शासन मतलब द्वैत शासन, दोहरी शासन। आज हमें दोहरी शासन देखने के लिए मिलती है। आज भी हमें दोहरी शासन देखने मिलती है। क्या है कि हिंदुस्तान में वर्तमान दोहरी शासन रूप में देखने मिलती है। एक केंद्रीय शासन देखने को मिलती है, एक राज्य शासन देखने को मिलती है। आज भी हमें दोहरी शासन देखती है। दोहरी शासन का नींव रखा है। इसे एक था दिवालिया, एक फौजदारी। दिवालिया मामला कौन था, राजस्व मामला। फौजदारी मामला था न्याय और सैन्य मामला। और सैन्य मामला और न्याय को नवाबों और सूबेदारों को दे दिया गया, और दिवाली मामला राजस्व को वसूलना, पैसे के मामलों ब्रिटिश इंडिया अपने अधीन रख ली। अब ध्यान सुनिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या की, दो शासन व्यवस्था ला दी, अपना राजस्व वसूलने लगी और सैन्य मामला अलग कर दिए।
दोनों शासन को एक अधीन क्यों नहीं की, पूर्ण रूप से नहीं चाहती थी, क्योंकि दूसरे छोटे शासक आक्रमण कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ये रहा हमारी चीज के रूप में जानने की कोशिश की है ये चीजें। और हमें देखने की मिलेगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करने के बाद जब अपना अधिकार कर लेती है बंगाल पे, उसके बाद देखें ब्रिटिश इंडिया कंपनी अन्य क्षेत्र पर किस तरह करती है, मराठों पर आक्रमण कर लेती है, मैसूर पर आक्रमण कर लेती है, नेपाल पर आक्रमण करके अधिकार कर लेती है, भूटान में कर लेती है, म्यांमार में आक्रमण कर लेती है, उसके बाद सिंध अफगान में आक्रमण करके अपने अधीन कर लेती है। ये चीज रहा हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी